हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था एनसीईआरटी के बुक को लेकर के कि रेलवे में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो गया, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो गया, एएलपी का एग्ज़ाम हो गया, सभी एग्ज़ाम में जो एनसीईआरटी का पोर्शन है अब ज़्यादा आ रहा है। साइंस के लिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एनसीईआरटी को पहले से पढ़ के रखा हुआ है, जिनके पास हार्ड कॉपी में या फिर सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसमें समय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना कई लोगों को बोरिंग लगता है और समय कम होने की वजह से 9th और 10th दोनों की एनसीईआरटी कई लोग हैं जो नहीं पढ़ पाए हैं। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है और पिछले एनटीपीसी में, ग्रुप डी में एनसीईआरटी से कितने ज़्यादा क्वेश्चन हूबहू आते हैं। और ख़ास करके अभी एएलपी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जो फिजिक्स के हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके न्यूमेरिकल्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो फिजिक्स के जो पहले चैप्टर हैं उनको कंप्लीट कर लिया जाए, और मैं यहाँ पे पीडीएफ के माध्यम से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैंने अंडरलाइन जैसे यहाँ पे किया हुआ है, इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको अंडरलाइन किया हुआ है। तो ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा, तो वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। जिससे क्या होगा कि ये पीडीएफ जब आप ओपन करेंगे तो सिर्फ मेरे द्वारा किया हुआ अंडरलाइन पोर्शन है उसको भी अगर आप पढ़ लेते हैं, और जो क्वेश्चन मैंने मार्क किया हुआ है कि इसको सॉल्व कर लीजिए, अगर उसको भी सॉल्व कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इस सीरीज़ में मैं कोशिश करूंगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर हो सकें उसको मैं समराइज़ करूं। देखिए, बहुत डीप में नहीं जाएंगे और बहुत बेसिक में भी नहीं जाएंगे, 9th-10th के स्टूडेंट की तरह नहीं। इसमें मैं बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जो थोड़ा सा डेफिनेशन है, जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं बताऊंगा, और न्यूमेरिकल पोर्शन को मैं ज़्यादा कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि CBT 1 के पेपर में, ग्रुप डी में या फिर ALP के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो इस सीरीज़ में पहला चैप्टर है क्लास 9th का, चैप्टर 10 है। हो सकता है जब एनसीईआरटी जब बदल जाती है तो किसी में चैप्टर 11 भी ये हो सकता है, लेकिन चैप्टर ये सेम ही है, कार्य तथा ऊर्जा, वर्क और एनर्जी का ये चैप्टर है और क्लास 9th में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस नई सीरीज़ को, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस सीरीज से कितना उनको फ़ायदा हो रहा है, कितनी जल्दी वो रिवाइज कर पा रहे हैं, और जिस तरह से आपका फीडबैक आएगा उसी हिसाब से मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। सबसे पहले कार्य तथा ऊर्जा में पहली जो लाइन मैंने अंडरलाइन की हुई है वो लिखा है कि ऊर्जा तथा शक्ति का कार्य से निकट संबंध है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन अभी चैप्टर के अंदर आपको डिफाइन हो जाएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है कार्य। आखिर कोई व्यक्ति द्वारा कार्य कब किया जाएगा, इसको परिभाषित किया जाएगा। जनरली क्या है कि सामान्य भाषा में अगर देखा जाए कि दैनिक जीवन में तो बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, लेकिन वो कार्य की श्रेणी में नहीं आता। विज्ञान की भाषा में कार्य की क्या परिभाषा है कि जब हम किसी वस्तु पर F फोर्स, कोई फोर्स लगाते हैं और वस्तु डिस्प्लेस हो जाती है, चाहे इसे S से डिनोट कर लीजिए चाहे D से डिनोट कर लीजिए। डिस्प्लेसमेंट को एनसीईआरटी में हमेशा डिस्प्लेसमेंट को S से डिनोट किया हुआ है। तो किसी भी वस्तु पर अगर हम फोर्स लगाते हैं F और वो S डिस्टेंस तक डिस्प्लेस हो जाता है, तो इस परिस्थिति में उस व्यक्ति द्वारा कार्य किया गया है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो व्यक्ति द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया है। इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने पहले से पढ़ा होगा कि कोई अगर कूली है, कोई भारी वस्तु को उठा करके वहीं पर खड़ा रहता है, तो कूली को तो लगता है कि उसने बहुत काम किया, लेकिन साइंस की भाषा में वो काम नहीं किया है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है कि किसी बड़ी चट्टान को अगर आप धकेलते हैं, और चट्टान तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, बहुत प्रयास करते हैं और थक भी जाते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में भी आपने कार्य जीरो किया है साइंस की परिभाषा में। तो एक्चुअली साइंस की भाषा में कार्य का जो परिभाषा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्य को करने के लिए निम्नलिखित 2 दशाओं का होना बहुत ज़रूरी है। 2 सिचुएशन का। सबसे पहला कि वस्तु पर कोई फोर्स लगना चाहिए, दूसरा क्या है कि वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। दोनों में से अगर कोई भी चीज़ एब्सेंट है, नहीं है, तो कोई भी कार्य उस वस्तु द्वारा नहीं किया गया है। एक्चुअली यहाँ पे जो कार्य करने की परिभाषा में एक बात आपको ध्यान देना है कि एक रेफरेंस के तौर पे कि किसके सापेक्ष में कार्य किया गया है उसको हम निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई ऑब्जेक्ट टेबल पे रखा हुआ है, तो आप इसको फोर्स लगा रहे हैं F, और ये यहाँ पर इधर S डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो व्यक्ति द्वारा जो कार्य किया, व्यक्ति के द्वारा जो फोर्स लग रहा है F, इसके द्वारा जो कार्य होगा, जो परिभाषा सभी लोगों को पता है, W=F×S होता है। ये अभी आगे आप देख लेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इस पर न्यूमेरिकल आते हैं जो कि अभी आगे यहाँ पे डिफाइन किया हो गया। देखिए 10.1.3 में एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य, ये आपके एग्जाम में आता है कि कार्य की जो परिभाषा के अनुसार अगर देखा जाए कि कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब ये टेबल रखा हुआ है, टेबल पे कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, इस पर F फोर्स लगाते हैं और S डिस्टेंस तक वो डिस्प्लेस होता है, तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा यही जो है, यही कार्य का मैग्नीट्यूड आपको निकल के आएगा।
अब यहाँ पे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कार्य जो है स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी। तो हमेशा कार्य क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि इसमें आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा लेकिन डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन नहीं होता है, तो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होगी कार्य, ये आपको याद रखना है। अब इसी जो एग्जाम्पल है, ये फॉर्मूला है, इस पे एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए, यूनिट क्या होता है। कार्य का जो यूनिट होता है वो जूल होता है और ऊर्जा का भी यूनिट हमेशा जूल होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब ऐसे केस में डायमेंशन फार्मूला मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ। देखिए W इक्वल टू होता है F इंटू एस, फोर्स है न्यूटन, न्यूटन और ये मीटर। तो 1 जूल में अगर किसी वस्तु पर 1 न्यूटन फोर्स लगा करके 1 मीटर डिस्प्लेस करते हैं तो जो व्यक्ति है उसके द्वारा किया गया जो कार्य होगा 1 जूल होगा। ये तो एग्जैक्ट परिभाषा हो गई 1 जूल की। अब यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला निकालना है, तो F न्यूटन, F जो है जो यूनिट है फोर्स का, F इक्वल टू होता है M इंटू ए। एकदम बेसिक से डायमेंशन फार्मूला बता दे रहा हूँ। M का जो डायमेंशन फार्मूला होता है कैपिटल M और A का जो होता है फार्मूला LT-2। अब एक्सेलरेशन को भी मैं निकाल सकता हूँ। जो त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो A इक्वल टू V/T होता है। V का हो जाएगा वेलोसिटी का होता है LT/-1 और ये T का डायमेंशन फार्मूला T होता है, तो T जब ऊपर जाएगा तो ऊपर फार्मूला हो जाएगा LT-2। तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन फार्मूला होता है LT-2 हो जाता है। तो यही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे फोर्स का आपको पता चल गया MLT-2 हो गया, तो वर्क डन का हमें डायमेंशन फार्मूला निकल के आ जाएगा MLT-2 और डिस्प्लेसमेंट S जो है उसको L से डिनोट करते हैं, तो L हो जाएगा इसका डायमेंशन फार्मूला और टोटल वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला हो गया आपका ML² T/-2। तो ये डायमेंशन फार्मूला हो गया टोटल वर्क का डायमेंशन फार्मूला, और यही डायमेंशन फार्मूला आपका होता है एनर्जी का। ये कभी एग्जाम में अगर पूछना चाहे तो पूछ सकता है, जनरली तो डायमेंशन फार्मूला नहीं आता है, आपने 12th में इसको सीखा होगा। तो ML² T/-2 ये वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला हो गया। तो ये बस बेसिक है, आपको जानना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है 10.1, कह रहा है कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है, बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है। कह रहा है कि यदि विस्थापन होते समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहे तो समीकरण 10.1 अर्थात इस फॉर्मूले के अनुसार बताना है आपको कि कितना कार्य होगा, ये आपको निकालना है। एक चीज़ यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि ये एक नियत बल द्वारा किया हुआ कार्य है, ये आप ध्यान रखिएगा। W इक्वल टू F इंटू एस, हमेशा कांस्टेंट फोर्स अगर लग रहा है तब उस सिचुएशन में ये वर्क डन आपका निकल के आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में ये चीज़ें मेंशन रहनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सिंपल फार्मूला है W इक्वल टू F इंटू एस, सीधा आपने निकाल दिया, 5 × 2 10 न्यूटन मीटर आ गया, इसको 10 जूल में लिख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए फोर्स हमेशा न्यूटन में रहेगा यूनिट इसका, जो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं वो हमेशा मीटर में होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर ये कह देता है कि हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं 10 न्यूटन का और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1 किलोमीटर है या 0.1 किलोमीटर है, तो ऐसा नहीं कि 10 गुणे आप 0.1 कर देंगे और 1 जूल आपका आंसर आ जाए, ये गलत है, ये नहीं है। आपको हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मीटर में लिखना है, ये हमेशा आपको डिस्प्लेसमेंट को मीटर में लिखना है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब एग्जाम होता है तो इसमें इस तरह का चेंज करके छोटा सा ही फॉर्मूला है W इक्वल टू F इंटू एस, और यहाँ चेंज करके आपसे गलती करवा देगा और ऑप्शन में 1 जूल लिखा भी होगा, तो ऐसे जल्दबाजी में आप गलत भी कर लेंगे। तो हमेशा यूनिट का आपको ध्यान देना है। सेम ऐसे ही एक एग्जांपल है यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सेम उसी तरह से ये 7 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है, 8 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट है, तो आप निकाल सकते हैं 56 न्यूटन मीटर अर्थात 56 जूल। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो सिचुएशन बताई गई है कि वर्क डन हमारा 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में किस सिचुएशन में ये परिस्थितियाँ होंगी? जब देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, तब व्यक्ति द्वारा किया गया जो कार्य होगा W होगा वो पॉजिटिव होगा। जब हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो व्यक्ति द्वारा जो काम होगा वो नेगेटिव होगा। और वर्क डन 0 कब होगा? जब या तो फोर्स 0 हो जाए या फिर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए। तो इस परिस्थिति में व्यक्ति द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया है, 0 कार्य होगा। अब ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कार यहाँ पे इसको खींचा जा रहा है, तो फोर्स जो है इसी डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, क्योंकि
जो लड़की है वो यहाँ पे कार को खींच रही है तो फोर्स सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में होने की वजह से यहाँ पे जो वर्क है वो लड़की द्वारा जो काम किया जा रहा है वो पॉजिटिव है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में देखिएगा कि पहिए पे और नीचे जो सरफेस है इसके बीच में भी एक फोर्स लग रहा है जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जिधर मूवमेंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स के अनुसार मतलब फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जो काम हो रहा है इस पर वो वर्क डन हमारा नेगेटिव हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको जानना है। अब यहाँ पे बात आते हैं कि 10.2 एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक कूली 15 किलोग्राम का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा बोझे पर किए गए कार्य का परिकलन करना है। तो यहाँ पे निकालना है उसका कार्य। अब यहाँ पे देखिए आप पढ़े हैं W=F/S होता है, लेकिन यहाँ पे फोर्स तो दिया ही नहीं है, यहाँ पे तो मास दिया हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो पहले हम फोर्स निकालेंगे। तो F हो जाएगा m/g। वैसे तो आप जानते हैं F=m/a होता है। तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के तौर पे काम करेगा, जिसकी वैल्यू आप जनरली 9.8 रख सकते हैं, चाहे तो 10 रख सकते हैं, जो जैसा क्वेश्चन में दिया होगा। जब आपके एग्जाम में आएगा तो वैल्यू बोल देगा कि स्मॉल जी की वैल्यू 10 या 9.8 रखनी है। तो जब 10 रखेंगे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में F/S दिखा हुआ है, जहाँ पे F की जगह पे mg रख दिया है। तो g की वैल्यू यहाँ पे 10 रखा हुआ है, जो कि आपके एग्जाम में दिया रहेगा। तो 15 × 10 × 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 225 न्यूटन मीटर अर्थात 225 जूल आ जाएगा। ये एग्जाम्पल अच्छा एग्जाम्पल है और CBT 1 में भी पूछा जा सकता है और CBT 2 में भी पूछा जा सकता है। तो इसको आप कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है ये। तो अभी तक आपने कार्य और उसके जो फॉर्मूले हैं उसको आपने देख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी भी क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो जब तक आपके अंदर कोई एनर्जी नहीं रहेगी तो आप किसी वस्तु पे कोई फोर्स नहीं लगा सकते, उस पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि जितना हमारे अंदर एनर्जी होगी उतना ही हम वस्तु को डिस्प्लेस कर पाएंगे। जैसे कोई मान लीजिए गेंदबाज है, कोई बॉलर है क्रिकेट में, तो वो बॉल पे उतना ही जितना ही वो एनर्जी देता है वही बॉल उतना डिस्प्लेस होती है, उतनी दूर तक जाती है। तो जितना वो एनर्जी रहेगा उतना उसको कार्य के रूप में परिवर्तित कर देता है। इसीलिए कहा गया है कि कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के बहुत ही समान हैं। तो ऐसे में जो इसका डेफिनेशन आता है निकल के कि इस प्रकार किसी वस्तु में जो निहित ऊर्जा है उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में ही मापा जा सकता है। कि अगर मान लीजिए मेरे अंदर 10 जूल की ऊर्जा है तो मैं 10 जूल का ही कार्य कर पाऊंगा, उससे ज़्यादा कार्य नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए कहा गया है कि ऊर्जा का जो मात्रक होगा वही होगा जो कार्य का होता है। तो इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया कि ऊर्जा का भी मात्रक जूल है और कार्य का भी मात्रक जूल है। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो इसलिए बड़े मात्रक की अगर यूज किया जाता है तो किलो जूल का यूज किया जाता है, जहाँ पे 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल होता है। ये तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो आप इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पे ऊर्जा के जो रूप हैं उसके बारे में लिखा है। तो हमारे आसपास में जो भी एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, बहुत तरह की हर तरह की जो ऊर्जाएं आपके आसपास में रहती हैं। लेकिन सामान्यतः हमें फिजिक्स में यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के बारे में ही बेसिकली पढ़ना है। तो इसमें सबसे जो पहला जो कॉन्सेप्ट है गतिज ऊर्जा को लेकर के, अब इसकी परिभाषा क्या है कि जब भी कोई मोशन में बॉडी रहती है, कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है, तो उसके अंदर जो ऊर्जा रहती है, निहित ऊर्जा होती है, वो गतिज ऊर्जा के तौर पर कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि एक गतिशील गोली है, बहती हुई हवा है, घूमता हुआ पहिया है, एक गतिशील पत्थर, ये सभी जो है उसके अंदर जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा के तौर पे काम आती है। और इसके द्वारा सभी के द्वारा कोई ना कोई कार्य किया जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा निहित है। जब तक किसी भी बॉडी के अंदर कोई एनर्जी नहीं रहेगी वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो कैसे निकालना है उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बढ़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का इंग्लिश में मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी, कोई भी वस्तु की जब काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेगी, जब उसकी चाल बढ़ेगी, चाल घटेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी घटेगी। तो ऐसे सिचुएशन में हमें फॉर्मूला कैसे निकालना है कि देखिए, परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी जैसे मान लीजिए बॉलर है, मैंने कहा था कि अगर वो बॉल फेंकता है
तो उसकी गतिज ऊर्जा कैसे निकलेगी? कोई गेंदबाज है, अगर उस गेंद को फेंकता है तो उसके द्वारा उस वेलोसिटी को पाने के लिए कितना कार्य किया गया है, मतलब अगर 100 मीटर प्रति सेकेंड, 200 मीटर प्रति सेकेंड या फिर जितना भी अगर वो स्पीड प्राप्त कर लेता है, उस स्पीड को पाने के लिए कितना उसने कार्य किया है, वही उसकी गतिज ऊर्जा भी होगी। तो हमेशा पहले ही मैंने बताया कि कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के से ही संबंध रखते हैं। तो इसको हमें कैसे निकालना है ये मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जिसमें गति का समीकरण आपको यूज होता है। सबसे पहले देखिए, गति के तीनों समीकरण आपको पता होने चाहिए। आप अगर नहीं पता है तो आप फिर से उसको पढ़ लीजिएगा। हमेशा फॉर्मूला आपको पता है, W = F × S के बराबर होता है। अब देखिए ऐसे सिचुएशन में कि एक समान त्वरण A से गतिशील किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग 0 U और अंतिम वेग V तथा विस्थापन S के बीच का जो रिलेशन होता है, मतलब कोई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है A और जो इनिशियल वेलोसिटी है U और फाइनल वेलोसिटी V है, और उसके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट S है उसके बीच का जो रिलेशन होता है v² - u² / 2as। ये गति के किस फॉर्मूले के आधार पर आता है, गति का कौन सा समीकरण है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ से हम S की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट है। हमें फॉर्मूला हमारे पास W = F × S है, और जो हम W निकालेंगे वही हमारी गतिज ऊर्जा होगी। तो ऐसे में हम पहले तो हमें वेलोसिटी के और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका रिलेशन हमें पता होना चाहिए। तो S = हो जाएगा v² - u² / 2a। ये देखिए, ये फॉर्मूला आपको निकालने एक तरह से आना चाहिए, इसका यूज हो जाता है कभी कभी अच्छे क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो एक बार इसको जरूर लिख करके जरूर रखिएगा। बहुत ही सिंपल है, ये इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। इस इक्वेशन के आधार पे हमने S निकाल लिया। अब यहाँ पे देखिए, W = F × S होता है। F के आधार पे हमने F = क्या होता है, F = होता है M × A। अब यहाँ पे W = हो गया W = M × A गुणे S। S की वैल्यू पूरा हो जाएगा क्योंकि हमने W = F × S में हमें फॉर्मूला रखना है। तो यहाँ पे W = हो जाएगा M × S और S यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, तो उसी S के वैल्यू जो यहाँ पे हमने निकाला हुआ है, S की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दिया। S की वैल्यू पुट करेंगे तो A से ये A कट जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 × M। यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये इस फॉर्म में आ जाएगा 1/2 × M v² - u², क्योंकि M यहाँ पे कॉमन रहेगा, v² - u² अलग हो जाएगा यहाँ पे इस फॉर्मूले में। आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। अब देखा क्या कह रहा है कि यदि वस्तु की गति अपनी विराम अवस्था से प्रारंभ होती है तो इस केस में u = 0 हो जाएगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि जब आप कोई वस्तु है शुरू में तो बॉल की स्पीड तो 0 रही होगी ना, जब गेंदबाज उसको फेंकता है तो ऐसे सिचुएशन में इनिशियल वेलोसिटी अब उसकी 0 रहेगी। फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए V तक पहुंच जाता है। अब कितना पहुंचता है, 100 मीटर, 20 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से पहुंचता है। तो फाइनल वेलोसिटी अगर हम V मान लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला निकालना है, तो इनिशियल वेलोसिटी जब 0 रख देंगे, U की वैल्यू अब यहाँ पे v - u² की वैल्यू u² की वैल्यू 0 रख देंगे, तो फॉर्मूला हमें निकल के आ जाएगा W = ½ mv², जो कि यहाँ पे आपको पता है कि यही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो ऐसे में U = 0 और व्यक्ति द्वारा जो किया गया कार्य होगा ½ mv² के बराबर होगा। अतः m द्रव्यमान की तथा एक समान वेग v से गतिशील वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होगी उसका मान काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होगा। v हमेशा यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड में होगा, ये आपको ध्यान देना है। यूनिट का बहुत ध्यान देना जरूरी है। फॉर्मूला लोगों को पता रहता है लेकिन यूनिट नहीं पता रहती है, तो ऐसे में गलती हो जाती है। एक एग्जाम्पल मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। सबसे पहले इस फॉर्मूले के आधार पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है, 4 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गतिशील है। एक समान वेग यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ अगर मेंशन नहीं रहेगी तो ऐसे सिचुएशन में यही फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो ऐसे सिचुएशन में हमें बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ से समझना होगा और इस फॉर्मूले का यूज करके हम वर्क डन निकाल पाएंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी जब तभी निकलती है किसी केस में कि इनिशियल वेलोसिटी एकदम 0 हो, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा और एक समान वेग से गतिशील हो, वेग बीच में चेंज नहीं होना चाहिए। 15 किलोग्राम द्रव्यमान के साथ 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड से अगर एक समान गति से गतिशील है तो वस्तु की काइनेटिक एनर्जी निकालना है। अगर कहा जाता है कि कोई गेंदबाज फेंकता है, 15 किलोग्राम का कोई गेंद है, चाहे 2 किलोग्राम का है, 4 मीटर पर सेकेंड की उसकी फाइनल वेलोसिटी पहुंच जाती है एक समान गति से, तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य निकालिए। तो ऐसी सिचुएशन में जो किया गया कार्य होगा उसका भी फॉर्मूला ½ mv² होगा। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कन्फ्यूजन होगी। एग्जामिनर यही
कॉन्सेप्ट नहीं दे देगा। इस कई लोग होंगे कि ये इस हूबहू इस तरह का क्वेश्चन आएगा तभी कर पाएंगे, और थोड़ा सा चेंज कर दिया तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं इस चीज़ को बता दे रहा हूँ कि अगर वो व्यक्ति द्वारा किया हुआ कार्य भी निकालना है तो ऐसे सिचुएशन में हम काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला लगाएंगे और वही मेरा आंसर होगा। तो सेम कुछ नहीं करना है, आपको m की वैल्यू दी हुई है, वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है, दोनों को इसमें पुट कर देंगे, आपका आंसर निकल के यहाँ पे आ जाएगा 120 जूल। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है और इसका कैलकुलेशन तब खुद करिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं उदाहरण नंबर 10.4। यदि किसी कार का द्रव्यमान, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें भी आपको अच्छा सीखने को मिलेगा और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है इस तरह के। यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो उसके वेग को 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे गतिज ऊर्जा नहीं पूछा है, पूछा है कि कितना काम करना पड़ेगा कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना है। तो देखिए कार्य पूछा है और कई लोग क्या करेंगे, सोचने लगेंगे यार W=F/s का फार्मूला हम पढ़े थे और ऐसा कुछ इसमें दिया ही नहीं है, तो ऐसे में हम क्या करें। तो ऐसे में ही आपको 12 mv² का फार्मूला लगाना पड़ेगा और ये काइनेटिक एनर्जी का ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो सबसे पहले फाइनल काइनेटिक एनर्जी आप निकालेंगे और उसमें से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से जब डिफरेंस करेंगे, माइनस करेंगे, तो जो आपका एनर्जी निकल के आएगा वही वर्क भी होगा। इतना काम लगेगा तभी उतना चेंजेज आपको स्पीड में देखने को मिलेगा। तो देखिए मास दिया हुआ है 1500 किलोग्राम और इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये ध्यान देना है, हमेशा जो वेलोसिटी है उसको हम मीटर प्रति सेकंड में ही बदलेंगे, तभी फार्मूले में रखेंगे। ये चीज़ मैंने पहले बता दिया है। तो इसको यहाँ पे चेंज किया गया है। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी को यहाँ पे मीटर पर सेकंड में बदला है इनिशियल को, फिर इसी तरह से फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल के 50/3 मीटर पर सेकंड में बदला किया हुआ है। अब देखिए प्रारंभिक गतिज ऊर्जा निकाला है। शुरुआत में जब उसकी स्पीड रही होगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा तो उस समय जब इसका मीटर पर सेकंड में था 25/3, तो 12 mv², u² लिखा हुआ है। तो इससे आप समझिए कि इनिशियल केस में जब काइनेटिक एनर्जी थी वो निकाला गया है। देखिए मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, बस इसको समझा दे रहा हूँ। आप इसको खुद से ज़रूर करिएगा, क्वेश्चन का सलूशन छोड़ करके खुद से सॉल्व करिएगा एक बार। उसके बाद से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकल गया। इसी तरह से हम कार की अंतिम गतिज ऊर्जा निकालेंगे 12 mv²। v यहाँ पे क्या है, फाइनल वेलोसिटी है जो कि मीटर पर सेकंड में लिखना है। यहाँ पे निकल गया और दोनों में डिफरेंस करेंगे जब किया गया कार्य क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस करेंगे तो जो जितना जूल आएगा, स्पीड को चेंज करने के लिए इतना जूल कार्य किया गया है। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, इसको सॉल्व करिएगा। तीसरा नंबर का कह रहा है कि 5 मीटर पर सेकंड की वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। यदि इसके वेग को दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। यदि इसके वेग को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो लोग इसको सॉल्व कर लेंगे मैं समझ जाऊंगा कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, क्योंकि इसमें 2 गुना 3 गुना करके बताया गया है और एकदम फॉर्मूले को लिख करके इसको सॉल्व करिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं स्थितिज ऊर्जा, जिसे कहते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी परिभाषाएं सेम है। स्थिति के कारण, किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो है उसमें जो एनर्जी रहती है उसको हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। जैसे मान के चलिए हम किसी रबर बैंड को, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बताया है, कोई स्प्रिंग है उसको हम दूर तक खींच के पकड़े रहते हैं, तो ऐसे में उसके अंदर एक एनर्जी जो है स्टोर हो जाती है जो उसकी सिचुएशन स्थिति के कारण होती है। ऐसे में जैसे ही हम छोड़ते हैं वो श्रिंक करता है और इस सिचुएशन में जो एनर्जी है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऐसे में और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप बेड पे बैठते हैं तो स्पंज जब दब जाता है तो उसी सिचुएशन में भी स्थितिज ऊर्जा उसके अंदर निहित रहती है। जैसे हम कोई तीर धनुष रहता है तो जब हम तीर को, कमान को खींचते हैं अपनी तरफ और उस सिचुएशन में जो उसके अंदर एनर्जी रहती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे यहाँ पे देखिए कोई खिलौना है, खिलौने वाले चाबी वाली जो खिलौना होता है उसमें जब 2-3 बार उसको घुमा करके जब छोड़ते हैं तो वो तुरंत मूव करने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब उसको घुमाते हैं, घुमाने के बाद जब एक सिचुएशन पे जाकर रोक देते हैं, उस सिचुएशन में उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देख लेना है
तो यहाँ पे परिभाषा लिखा है, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, अर्थात पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ऐसे में देखिए यहाँ पे तीर धनुष का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसका फॉर्मूला हमें लिखना है कि कैसे हमें निकालना है। तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं। इसको किसी वस्तु को, देखिए यहाँ पे लिखा है, किसी वस्तु को किसी ऊंचाई पर रखा जाता है तो उस सिचुएशन में उसके अंदर कितना एनर्जी स्टोर रहता है, तो इसको हमको निकालना है यहाँ पे। तो लिखा है कि एक m द्रव्यमान की किसी वस्तु के बारे में विचार करना है। धरती से h ऊंचाई तक उसे ऊपर उठाया जाता है। ऐसा करने के लिए एक बल की आवश्यकता है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के भार के बराबर अर्थात mg है। वस्तु में इस पर किए गए कार्य के बराबर ऊर्जा उपार्जित होगी। मान लीजिए वस्तु पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य है W है, तब इस सिचुएशन में आपको W कितना निकल के आएगा। वस्तु हमारा ऑब्जेक्ट ज़मीन पे रखा हुआ है भाई, इसको उठाएंगे और यहाँ तक रखेंगे तो हमने कोई एक एनर्जी, मैं तो अपना एनर्जी खर्च कर रहा हूँ, ऊर्जा खर्च कर रहा हूँ एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में रखने के लिए। अब जब ऊपर तक मैंने वहाँ पर उसको ले गया तो मैं अपनी एनर्जी उसमें स्टोर कर दिया हूँ, और वो अब जैसे ही मैं छोड़ूंगा वो नीचे आ जाएगा। तो कितना एनर्जी मैंने, कितना काम किया, कितना एनर्जी उसमें स्टोर हो गया, उसको निकालना है। तो F बल और विस्थापन, ये भी W इक्वल टू हो जाएगा F इंटू S, ठीक। और इसी को हमें निकालना है। तो बल कितना लगा हमने, m मास है और g एक्सीलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण है, तो mg हो गया, गुणे विस्थापन कितना हो रहा है, एक हाइट तक हम विस्थापन ले जा रहे हैं। चाहे तो हम इसको s भी लिख सकते हैं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी केस में हम हाइट से डिनोट करते हैं h। तो mgh इसका फॉर्मूला हो गया, w इक्वल टू mgh होता है। और इस पे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कोई वस्तु पर किया गया कार्य mgh के बराबर है, इसलिए वस्तु को mgh इकाई के बराबर ऊर्जा उपार्जित होगी। इस वस्तु को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जो हमने कार्य किया W इक्वल टू mgh, ये कार्य हो गया, और कार्य जो होगा वही उसके अंदर उतनी ही ऊर्जा स्टोर्ड होगी। इसी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। और इसका जो फॉर्मूला है EP इक्वल टू mgh, ये EP का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा कि कह रहा है कि किसी वस्तु के लिए दी हुई स्थिति के लिए एक तल के सापेक्ष में स्थितिज ऊर्जा कोई और हो सकती है और दूसरे तल के सापेक्ष में हमें दूसरी स्थितिज ऊर्जा मिल सकती है। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक सीढ़ी है, ऐसे सीढ़ी बनी हुई है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। रखा क्या हुआ, मैंने यहाँ पे इसको उठाया हुआ है। तो इस तल के सापेक्ष में इसमें h1 हाइट होगी और इस तल के सापेक्ष में आप समझिए तो h2 हाइट होगी। तो एक तल ये है, एक सरफेस ये है, दोनों सरफेस के सापेक्ष में यहाँ पे जो स्टोर्ड mgh होगा वो अलग अलग होगा। सरफेस हम चेंज करेंगे तो अलग अलग सरफेस के लिए जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा वो अलग अलग होगा। यही बात इसमें कही गई है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है। एक चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर है, न कि उसके रास्ते पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। देखिए एक वस्तु है, यहाँ पे सीधा उठा करके h हाइट तक ले गया गया है, सेम हाइट यहाँ पर भी है h, लेकिन इसको एक बार यहाँ ले गया, फिर थोड़ा आगे, फिर ऊपर, फिर थोड़ा इधर, फिर उधर। तो बीच में जो रास्ते हैं किधर से भी वो मूवमेंट करके जाता है उस पर वो डिपेंड नहीं करता है। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इनिशियल और फाइनल के बीच में जो एक्चुअल हाइट होगी उसी पर डिपेंड करेगा। तो इसको आपको ध्यान देना है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर तक की ऊंचाई तक उठाया गया है। ऐसी सिचुएशन में विद्यमान ऊर्जा का मान हमें निकालना है। जी की वैल्यू यहाँ पे 9.8 रखनी है। देखिए क्वेश्चन में आपको जी का वैल्यू दिया रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान मास दिया हुआ है, हाइट 6 मीटर दिया हुआ है और ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय त्वरण आपका 9.8 दिया हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में mgh के फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। ध्यान देना है आपको, जो h यहाँ पे हाइट ली जा रही है वो मीटर में ली जा रही है, तो वो सेंटीमीटर में दे करके कन्फ्यूज करेगा, किलोमीटर में दे करके कन्फ्यूज करेगा। तो इसको आपको ध्यान देना है, हमेशा इसको मीटर में बदल के ही मल्टीप्लाई करना है। यूनिट का इसलिए मैं ध्यान देने के लिए आपसे कह रहा हूँ कि एग्जामिनर हमेशा कॉन्सेप्ट तो जानता है, लड़का जान रहा है, हमेशा दूर ऊंचाई को और मास को और स्मॉल जी को इससे मल्टीप्लाई कर देगा, आंसर निकल जाएगा। लेकिन जहाँ ही इसने यूनिट चेंज किया, जैसे 10 किलोग्राम को उसने 10 ग्राम लिख दिया, तो ही आपका कॉन्सेप्ट गलत हो गया, क्योंकि यूनिट हमारा
किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर के तो फॉर्मेट में है, तो 588 जूल तभी आएगा जब हम इस तरह से जो इसका यूनिट है उस फॉर्मेट में चेंज करके ही रखेंगे। तो यूनिट का आप ध्यान जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे 10.6 है, इसको आप खुद से करने की कोशिश करिएगा। हर एक एग्जाम्पल यहाँ पे बताऊंगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, और इस हमेशा जब भी एग्जाम्पल करिए तो सोल्यूशन को आप इग्नोर करिए, सोल्यूशन मत देखिए। एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल आपने देख लिया तो दूसरे एग्जाम्पल को कोशिश करिए खुद से सॉल्व करने के लिए। तो कॉन्सेप्ट है ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सभी लोगों को पता होगा कि ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही इसको उत्पन्न किया जा सकता है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नार बी डिस्ट्रॉयड, और उसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो बदलती ही रहती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको, ये कॉन्सेप्ट तो सभी को पता ही है और इस पे क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक, यहाँ पे जो फार्मूला है इसको आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये जो एक एग्जाम्पल करके फॉर्मेट में समझाया हुआ है इसको आप पढ़िएगा, इसको समझिए। जैसे क्या लिखा है यहाँ पे कि किसी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है और स्थितिज ऊर्जा दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो कुल मैकेनिकल एनर्जी, कुल यांत्रिक एनर्जी उसका आप निकाल सकते हैं किसी भी वस्तु का। तो ऐसे सिचुएशन में देखिए कि यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है कि एक सरल उदाहरण के तौर पर इसे समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए m द्रव्यमान की एक वस्तु है, h ऊंचाई तक उससे स्वतंत्रता रूप जो है गिराई जाती है। कोई वस्तु है उसको h ऊंचाई पर ले जाकर के उसे गिराया जाता है। प्रारंभ में जो स्थितिज ऊर्जा उसकी होगी mgh। जब एक ऊंचाई पर रहेगा, एक टेबल है मान लीजिए और यहाँ पे वस्तु रखी हुई है, तो यहाँ पे इस सिचुएशन में जब ऊपर जो उसको उठाया गया है तो ऐसी सिचुएशन में जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh होगी, तथा गतिज ऊर्जा इस सिचुएशन में जीरो होगी। एकदम पीक पॉइंट पे जाकर के गतिज ऊर्जा जीरो होती है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कोई बॉल को ऊपर फेंकते हैं और एकदम फाइनल पॉइंट पर पहुंचने के बाद जहां से बॉल नीचे गिरना शुरू होती है, उस सिचुएशन में उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में शून्य होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है। गतिज ऊर्जा शून्य क्यों हो गई है? वह शून्य है क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग शून्य है। देखिए जो वस्तु में जो स्टोर्ड एनर्जी है mgh है और वस्तु वहां से गिरनी शुरू होती है, तो ऐसी स्थिति में जो स्थितिज ऊर्जा होगी वही गतिज ऊर्जा में, mgh है वही गतिज ऊर्जा में बदलेगा, चेंज होगा। अब क्या है कि किसी भी क्षण पे अगर मान लीजिए वस्तु यहाँ पर आ गई बीच में, उस सिचुएशन में पूछा जाए कि आप उसकी गतिज ऊर्जा निकालिए, तो ऐसे सिचुएशन में बीचों बीच में आने के बाद उसकी कुछ स्पीड होगी। अगर उसको हम v लिख लेते हैं तो उस समय उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी हाफ mv² होगी। वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती है उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी और गतिज ऊर्जा उसकी बढ़ती जाती है। जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होती है तो उसका हाइट एकदम जीरो होगा और इस अवस्था में वस्तु का अंतिम वेग मैक्सिमम होगा। फाइनल जो वेलोसिटी होगी एकदम मैक्सिमम होगी और इसलिए अब गतिज ऊर्जा अधिकतम तथा स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। तो ये समझ जाइए कि वस्तु जब टॉप पे होगी तो इस सिचुएशन में आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। और काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी मिनिमम, अर्थात इसको जीरो होगी एकदम फाइनल अंतिम समय पे। वही जब नीचे आ जाएगा वस्तु, जब छोड़ देंगे एकदम नीचे ज़मीन पे आ जाएगा, तो उस सिचुएशन में यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एकदम गिरने से धरती पे पहुँचने से एकदम पहले काइनेटिक एनर्जी उसकी मैक्सिमम होगी। कितनी होगी इसे नहीं निकाल सकते, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इसकी जीरो हो जाएगी। तो एकदम पीक पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा और एकदम डाउन वाले पॉइंट पे आपका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाइए। अब क्या कह रहा है कि सभी बिंदुओं पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग समान रहेगा। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा बीच में वस्तु है, अब इस समय वस्तु की जो काइनेटिक एनर्जी होगी और इसका जो पोटेंशियल एनर्जी का दोनों का जो सम होगा वो हर सिचुएशन में सेम रहेगा। जैसे यहाँ पर आ गया फिर थोड़ा सा और नीचे आ गया, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा आपका, जब नीचे थोड़ा आएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा उसी रेशियो में कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो दोनों का योग आएगा वो इस सिचुएशन में जो दोनों का योग रहेगा दोनों का सेम होगा। तो इस वीडियो में मैंने यहाँ तक कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो पावर है उसको कवर करूँगा, जो कार्य करने की दर है पावर को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। हमेशा फार्मूला उसका थोड़ा सा फार्मूला करके एक दो एग्जांपल लगाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं रखना चाह रहा हूँ, ये वीडियो पहला था इसलिए ज़्यादा लेंदी हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं रखूँगा, सीधे मैं कॉन्सेप्ट पे आऊँगा और जल्दी से जल्दी समराइज करके आपका ये चैप्टर कंप्लीट कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।